नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है। और तमिलनाडु के चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी आप कह सकते हैं कि अब तक की अपने जीवन की तमिलनाडु में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रही है। सबसे बड़ी लड़ाई। आज तक बीजेपी तमिलनाडु में इतनी अधिक आशान्वित नहीं थी जितना कि 2026 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आशा तमिलनाडु से दिख रही है। उसके कई कारण भी हैं। अभी ठीक संपन्न हुए बीएमसी के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ी विजय नहीं मिली। आप अगर सीटों के आंकड़े को देखेंगे मित्रों, तो शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी बहुत पीछे नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया कि इस बार बीएमसी के चुनाव में 26% दक्षिण भारतीय लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। यह एक बड़ा फैक्टर है और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यह एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा। परंपरागत रूप से दक्षिण भारतीय मतदाता, मुंबई में रहने वाले दक्षिण भारतीय मतदाता प्रायः कांग्रेस के गठबंधन के साथ रहते आए थे। लेकिन इस बार यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को भी 26% वोट मिला और बीजेपी को भी 26% वोट मिला। तो यह बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बीजेपी को माना जाता था कि उत्तर भारतीयों की पार्टी है। तो यहीं से निकल कर आता है वो कारण निकल कर आता है और वो संकेत निकल कर आता है जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के उस तमिलनाडु में आशान्वित है, जहां कहा जाता है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के लिए 1967 के बाद से कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं रहा है। कांग्रेस जो 1967 तक शासन किया करती थी तमिलनाडु में, कांग्रेस के एक जमाने में बहुत बड़े नेता के कामराज तमिलनाडु से आते थे। उस तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी मार्जिनल फोर्स बन के रह गई। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि हिंदू और हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है वो तमिलनाडु में काम नहीं करता। तमिलनाडु एक हिंदी विरोधी राज्य के रूप में माना जाता है और भारतीय जनता पार्टी हिंदी की समर्थक। आज आप देख लीजिए तमिलनाडु में एमके स्टालिन की सरकार भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला इस कारण से करती है कि बीजेपी आएगी, हिंदी थोपेगी, है ना। तो यह सबसे बड़ा फैक्टर है। और उसी तमिलनाडु में अन्नामलाई की छवि, अन्नामलाई लगातार राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी थोपने की नहीं, लेकिन हिंदी के महत्व को की पैरवी कर रहे हैं। हिंदी के महत्व की पैरवी कर रहे हैं। तमिलनाडु में राजनीति करते हुए कोई भी दल हिंदुत्व को एक बड़ी ताकत बताकर हिंदुत्व के समर्थन में बयानबाजी किया करे, यह तमिलनाडु की राजनीति से मित्रों 50 वर्षों से गायब था। 50 वर्षों से गायब था। वहां सनातन धर्म को, हिंदुत्व को एक अत्याचारी धर्म के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता था कि वहां की अगर मेंटेलिटी देखेंगे, अगर लोगों की जो राजनीतिक मेंटेलिटी, पॉलिटिकल मेंटेलिटी जो डेवलप की गई तमिलनाडु में, वो ये था सीधा कि हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले समाज के सबसे अधिक पिछड़े अत्याचारी समुदाय होगा। और वहां उस तमिलनाडु में अगर कोई एक अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता, एक ईमानदार कर्मठ पुलिस अधिकारी के रूप में युवाओं के दिलों के अंदर अपनी जगह बना लेने वाला एक पूर्व आईपीएस अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के रूप में जब हिंदुत्व और हिंदी की पैरवी करता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाओं का द्वार कैसे वो खोल रहा है। ढूंढ ही नहीं रहा है, खोल रहा है। यह बात सही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता नहीं मिली। खुद
खुद अन्नामलाई उस कोयंबटूर से चुनाव हार गए जहां से बीजेपी पहले भी चुनाव जीत चुकी है। बीजेपी कोयंबटूर लोकसभा सीट मित्रों पहले जीत चुकी है, जहां से अन्नामलाई इस बार चुनाव हार गए। उसी कोयंबटूर में लाल कृष्ण आडवाणी पर 1998 में आत्मघाती हमला हुआ था। जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन, दो लोकसभा चुनाव वहां से जीत चुके हैं। और उस तमिलनाडु में हिंदुत्व का डंका बजाना, सनातन धर्म का डंका बजाना और अपनी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी को, मतलब अगर कहा जाता है किसी परिवार का सदस्य अगर बेहतर कुछ करता है जीवन के अंदर, तो उस परिवार की छवि उस नेतृत्व से, उस नेता से पहचानी जाती है। तो जो एक ईमानदारी, और चूंकि तमिलनाडु की राजनीति में देखेंगे, चाहे वो डीएमके हो चाहे अन्ना डीएमके हो, वहां पर भ्रष्टाचार ही सदाचार है। सच है या गलत है? तमिलनाडु की राजनीति में कोई 1000-2000 करोड़ का घोटाला कोई बहुत बुरी बात नहीं मानी जाती है। मतलब आप अनुमान लगा लीजिए कि तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता आप की रईसी किसे नहीं पता है? करुणानिधि का परिवार, मारन का परिवार, राजा परिवार, ये सब मतलब मैंने बताया सिंपल, आप समझिए कि 1000, 2000, 4000, 5000 करोड़ के घोटाले वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं माना जाता तमिलनाडु में। और उस राज्य में एक ऐसा नेता जो कहता है कि मैं कोई धन बनाने यहां नहीं आया हूं, राजनीति करने नहीं आया हूं, चला जाऊंगा गांव और किसानी करूंगा, खेती करूंगा। तो ऐसा कहने वाला, कलेजा रखने वाला तमिलनाडु की राजनीति में दूसरा कोई चेहरा बता दीजिए राजनीति में, कोई नहीं है। और यही कारण था जब अन्नामलाई ने मुंबई में बीएमसी में चुनाव प्रचार किया भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली। लोकसभा चुनाव में 12.5% लगभग भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलना अन्नामलाई की मेहनत का परिणाम था। 9 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रनर अप रही, सेकंड पोजीशन पर रही तमिलनाडु में। यह इतिहास में पहली बार हो रहा था। पहली बार हो रहा था इतिहास में जब 9 लोकसभा सीट पर अपने बलबूते, अकेले अपने बलबूते चुनाव लड़कर बीजेपी 9 लोकसभा सीटों पर, मतलब बिना डीएमके, बिना एआईएडीएमके, क्योंकि अब तक प्रायः यह रहा है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर चुनाव या तो डीएमके के साथ लड़ी है या एआईएडीएमके के साथ लड़ी है। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव मित्रों पहला चुनाव था जब भारतीय जनता पार्टी ने इधर डीएमके नॉर एआईएडीएमके दोनों में से किसी के साथ भी चुनाव नहीं लड़ रही थी। और तब 12.5% का वोट शेयर और 9 लोकसभा सीटों पर रनर अप होना यह बड़ी उपलब्धि थी। और उसके बाद तमिलनाडु का जो कोस्टल इलाका है, कन्याकुमारी, ये कोयंबटूर, ऐसे इलाकों से सटा हुआ ये नीलगिरी का इलाका, ऐसे इलाकों से सटा हुआ इलाका तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी, वहां से भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीतना, डिप्टी मेयर बनना, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के सपनों को पंख लगा देने के लिए काफी है मित्रों। इसलिए कि जो तिरुवनंतपुरम से सटा हुआ तमिलनाडु का इलाका है, यही वो इलाका है जहां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना आधार तलाश करना शुरू किया था और कुछ हद तक बनाने में सफल भी हुई है। ठीक है कि सीटें निकलने की स्थिति अब तक नहीं बनी थी, लेकिन अब जो वोट शेयर आना शुरू हुआ है उससे, और इस बार चूंकि एआईएडीएमके से गठबंधन भी है, तो एआईएडीएमके से गठबंधन के बाद अब सीट निकलना यह काफी मुश्किल नहीं है। और बीएमसी के चुनाव में अन्नामलाई को जिस प्रकार से राज ठाकरे ने टारगेट किया, रसमलाई और इस प्रकार के मतलब एक ये स्पष्ट दिखा कि किस प्रकार से एक अन्नामलाई के कद का व्यक्ति जब ये कहता है कि मुंबई केवल महाराष्ट्र का नहीं है, केवल महाराष्ट्र का नहीं है,
मुंबई एक अंतरराष्ट्रीय शहर है और मुंबई भारत की औद्योगिक राजधानी है, तो बड़ी बात कहता है, बड़ी बात कहता है, बड़ी बात। और उस बड़ी बात पर छोटी बात कहने वाले राज ठाकरे की क्या स्थिति रही और बीजेपी को क्या फायदा मिला। 26% दक्षिण भारतीयों का वोट मिलना बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उपलब्धि थी और यह उपलब्धि, इस उपलब्धि का बड़ा श्रेय जाता है कहीं ना कहीं अन्नामलाई को, अन्नामलाई के चुनाव प्रचार को, अन्नामलाई पर दक्षिण भारत के लोगों के भरोसे को। क्योंकि अन्नामलाई, एक और फैक्टर में बताऊं मित्रों, अन्नामलाई एक आईपीएस के रूप में कर्नाटक कैडर के आईपीएस रहे। 2011 से लेकर 2019 तक कर्नाटक में बिताया है अन्नामलाई ने, कई जिलों के प्रभार में रहे, एसपी रहे अन्नामलाई। तो एक जो छवि अन्नामलाई की जो एक पुलिस अधिकारी के रूप में बनी हुई है, तो कर्नाटक से सटा हुआ जो तमिलनाडु का इलाका है वहां भी भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा इस विधानसभा चुनाव में मिलना तय है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। अन्नामलाई तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा, मित्रों में बताऊं कि तमिलनाडु की राजनीति के लिए एक हीरा है। अब इस हीरे पर तमिलनाडु के लोग कितना भरोसा करते हैं। फिल्मों अभिनेताओं पर तो बहुत भरोसा किया, एमजी रामचंद्रन रहे हों, करुणानिधि रहे हों, जयललिता रही हो, अभी थलापति विजय हैं। अभिनेताओं पर, मतलब फिल्मी पर्दे के हीरो पर तो तमिलनाडु की जनता ने बहुत भरोसा किया है। देखते हैं रियल लाइफ हीरो पर कब कितना भरोसा करती है तमिलनाडु की जनता, ये तो बताएगा तमिलनाडु का विधानसभा का चुनाव परिणाम 2026 का। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ, ऐसे ही खबरों के विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए पॉलिटिकल आइडिया से। आज इस मुद्दे पर इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।